स्टूडेंट हम घर्षण पढ़ा रहे थे, तो घर्षण पर स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण ये सब हो चुके थे और इन पर कुछ न्यूमेरिकल भी हो चुका था। आज अब हम लोग गतिक घर्षण के प्रकार को पढ़ेंगे। तो आज अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना गतिक घर्षण के प्रकार। तो यहाँ ध्यान देना, जो गतिक घर्षण होता है ये दो प्रकार के होते हैं। क्या लिख सकते हो कि गतिक घर्षण दो प्रकार के होते हैं। क्या गतिक घर्षण दो प्रकार के होते हैं। अब देखो गतिक घर्षण दो प्रकार का कैसे होता है। देखो कोई भी वस्तु जब चलती है तो वो दो प्रकार से चल सकती है। देखो वो दो प्रकार से कैसे चल सकती है। या तो वह बस जैसे साइकिल का पहिया ले लो, साइकिल का पहिया क्या करता है, पृथ्वी पर लुढ़कता है, घूम घूम के चक्कर लगाता है। इसका मतलब क्या, वो लुढ़कता है। और दूसरा ये है कि उसी साइकिल के पहिए को तुम घूमने मत दो, खींच कर लाओ तो फिसलता है। तो जो गति होती है किसी वस्तु के पृथ्वी सतह पर चलने की प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है। एक लुढ़क कर चलना, एक क्या करना, लुढ़क कर चलना, और दूसरा जो है फिसल कर चलना। तो जब लुढ़क कर वस्तु चलती है तो वहाँ पर जो गतिक घर्षण होता है वो लोटलिक घर्षण होता है। और जब वस्तु फिसल कर चलती है तो वहाँ पर सर्पी घर्षण होता है। तो इसी बेस पर घर्षण के गतिक घर्षण को दो प्रकार का बना दिया गया। पहला सर्पी घर्षण और दूसरा जो है लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण। तो अब देखते हैं लोटनिक घर्षण या सर्पीय घर्षण दोनों में से एक क्या है। देखो सर्पीय घर्षण, मान लो पहला आप देखते हैं हम सर्पीय घर्षण। कौन सा घर्षण, सर्पीय घर्षण। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, सर्पीय घर्षण क्या होता है। जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है तो फिसलेगी तो घर्षण बल लगेगा। तो वहाँ पर जो घर्षण बल लगेगा वो सर्पीय घर्षण कहलाएगा। क्योंकि तुम लोग ये अच्छी तरीके से पिछले लेक्चर में जान चुके कि अगर कोई वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर चल रही है तो वहाँ पर घर्षण लगेगा। तो ये फिसल रही है तो इसका मतलब ये भी कुछ चल रही है। तो यहाँ पर जो घर्षण बल होगा उस घर्षण बल को हम सर्पीय घर्षण कहते हैं। तो इस आधार पे अगर हम इसका डिफिनेशन लिखें तो हम ये लिख सकते हैं, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है, क्या करती है, फिसलती है, तो उनके संपर्क तलों के बीच कार्यरत घर्षण बल को कौन सा बल क्या कहते हैं, सर्पीय घर्षण कहते हैं। अब एक दो इसका एग्जाम्पल सोच लो, इसका एक आध एग्जाम्पल सोच लो। जैसे किसी बॉक्स को किसी फर्श पर खींच लें तो वहाँ जो घर्षण बल लगेगा वो क्या कहलाएगा, सर्पीय घर्षण कहलाएगा। इसी तरीके से अगला जो होता है वो अब आसान हो गया, लोटनिक घर्षण। इसका मतलब जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है, क्या, जब कोई वस्तु
जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है, क्या करती है? लुढ़कती है, तो उनके संपर्क तलों के बीच क्या कार्यरत घर्षण बल क्या कहलाएगा? लोटनिक घर्षण कहलाएगा। अब यानी कि तुम लोगों को ये समझ में आ गया कि गतिक घर्षण दो प्रकार के होते हैं, पहला सर्पीय घर्षण और दूसरा लोटनिक घर्षण। सर्पीय घर्षण तब होता है जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु की सतह पर फिसल रही हो, और लोटनिक घर्षण तब होगा जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर चल रही हो, लुढ़क रही हो। एक चीज़ और ध्यान दो, और उसका एग्जाम्पल तुम ही लोग लो। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़क रही हो तो उसको लुढ़काने के लिए कम बल लगाना पड़ता है, लेकिन अगर उसी वस्तु को खींच कर ले जाना हो, फिसल कर जा रही हो, तो अधिक बल लगाना पड़ता है। ऐसा इसलिए कि जब वस्तु फिसलती है तो घर्षण बल अधिक कार्य करता है, और जब वस्तु लुढ़कती है तो वहाँ पर घर्षण बल कम कार्य करता है। तो जब लुढ़कती है तो सर्पीय घर्षण लगता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, एक और यहाँ नोट एक मिल गया कि सर्पीय घर्षण का मान सर्पीय घर्षण लोटनिक घर्षण से अधिक होता है। लोटनिक घर्षण से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि देखो, जब वस्तु फिसलती है तो सर्पीय घर्षण लगता है, जब वस्तु लुढ़कती है तो लोटनिक घर्षण लगता है। तो यहाँ तो वस्तु तुम लोग कहे हो जब फिसलेगी तो अधिक लगेगा घर्षण, तो फिसलता है तो सर्पीय घर्षण होगा। इसका मतलब सर्पीय घर्षण ज़्यादा है और लोटनिक घर्षण कम है। ये तो रहा तुम लोगों का घर्षण का, गतिक घर्षण का प्रकार। और रिजल्ट तुम लोगों को खोजने पर मिला कि गतिक घर्षण दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 सर्पीय घर्षण और नंबर 2 लोटनिक घर्षण। सर्पीय घर्षण जब कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तब लगता है, और लोटनिक घर्षण जब कोई वस्तु एक वस्तु की सतह पर चलती है या लुढ़कती है तब लगता है। और एक और नोट मिल गया कि सर्पीय घर्षण बल का मान या सर्पीय घर्षण लोटनिक घर्षण से अधिक होता है। इसके बाद एक और डिफिनेशन हम तुम लोगों को बताएं, विराम अथवा सर्पी कोण। ये देखो क्या होता है। ये देखो, ये कोई क्षैतिज तल है। अब ध्यान से मेरी बात को समझो। और इस पर ऐसे किसी कोण पर ये तल है, इसको आनत तल बोलते हैं। ये जैसे देखो छोटे बच्चों का सरकने वाला जो बना होता है, ऐसे झुका होता है, ऐसे ये इस पर लोग सरकते हैं ना। हमने मान लिया ये कोण अल्फा है। ये क्या है? क्षैतिज तल है। देखो, जिस पर बच्चे सरकते हैं ऐसे किसी कोण पर झुका होता है, ऐसे ही तो झुका होता है। वो जो झुका हुआ होता है उसको चिकना आनत तल बोला जाता है। उसका नाम होता है चिकना आनत तल। चिकना आनत तल क्या बोलते हैं? तो ये वही एक चिकना आनत तल है। तो देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर इस पर कोई वस्तु रखी हो तो नीचे फिसलेगी ना, लेकिन अब देखो तुमको कुछ बताने चल रहे हैं। अगर ऐसे हो तो हो सकता है ना फिसले, थोड़ा सा और चिकना तल टेढ़ा कर दें तो कुछ हो सकता है फिसलना शुरू कर दे। थोड़ा सा और कर दें तो अब तेज़ी से जो यहाँ रखा होगा वो फिसलेगा। और ऐसे कर कोण बना दे, बड़ा कर दे तो और तेज़ी से फिसलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये चिकना आनत तल जितना ज़्यादा कोण पर होगा व्यक्ति उतना तेज़ी से फिसल कर आएगा। ठीक। अब देखो, विराम कोण व सर्पीय कोण क्या कहलाता है।
इस आनत तल पर रखा हुआ कोई वस्तु, इस आनत तल पर रखा हुआ कोई वस्तु जिस कोण पर फिसलना प्रारंभ कर देता है, मतलब इसका इस कोण का मान उतना ही हो कि वो फिसलना प्रारंभ कर दे, तो वह कोण विराम अथवा सर्पीय कोण कहलाता है। और डिफिनेशन लिखते हैं, किसी आनत तल का क्षैतिज से वह न्यूनतम कोण, किसी आनत तल का, किसी आनत तल का क्षैतिज से वह न्यूनतम कोण, क्षैतिज से वह न्यूनतम कोण जिस पर, वह न्यूनतम कोण जिसके लिए तल पर स्थित कोई वस्तु, जिसके लिए तल पर स्थित कोई वस्तु, तल पर स्थित कोई वस्तु फिसलने वाली हो, क्या हो, फिसलने वाली हो, विराम कोण कहलाता है, विराम अथवा सर्पीय कोण कहलाता है। इसका मतलब यही कोण कि कितना रख दे कि वक्त फिसलना शुरू कर दिया, इसको हम समझाए। और ये जो कोण होता है ना, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अब एक काम करो ना, इसका डेरिवेशन भी कर लो। मान लो यहाँ पर कोई वस्तु रखी है ऐसे तल पर, तो ध्यान दो इसका भार mg नीचे लगता है ना, और इसका प्रतिक्रिया ऊपर, ठीक। लेकिन ऐसे किसी झुकाव पर जब रखा है तो एकदम सीधा नीचे थोड़ी लगेगा, ऐसे नहीं, ऐसे किसी कोण पर लगेगा। तो तुम लोग चैप्टर किसी पढ़े हो, जब किसी कोण पर होता है तो उसके दो घटक होते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो अब देखो सीधे mg तो यहाँ लगेगा नहीं, mg यहाँ लगेगा, ठीक है। इस mg का ये दो घटक बदलना पड़ेगा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो देखो मान लिया यहाँ पर ऐसे कोई वस्तु रखा है जो फिसलने वाला है, तो देखो इसका भार तो अब सीधा होगा नहीं, किसी क्रॉस होगा mg। तो देखो mg का एक घटक ये होगा mg cos थीटा, और तब एक घटक ये भी होगा mg sin थीटा, और भार का प्रतिक्रिया r ऊपर की होगा। अब देखो यहाँ पर अभी एक घर्षण बल भी लगेगा, ध्यान से देखो। अभी हम केवल भार को बैलेंस किए हैं इतना। देखो भार हाथों नीचे लगता है तो किसी कोण पे है तो mg यहाँ आएगा। तो जब ऐसे हो गया तो इसके दो घटक होंगे, एक ये और एक ये है mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। अब ये भार नीचे आ गया, इसके कारण प्रतिक्रिया ऊपर मिलेगा। देखो प्रतिक्रिया ऊपर कर दिए। अब देखो ये फिसलने जा रही है तो घर्षण बल लगेगा। घर्षण बल गति के विपरीत लगता है, वस्तु नीचे फिसल रही है तो घर्षण बल या फिर उधर लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो अब ये जितनी चीज़ें हम फोर्स को बैलेंस किए हैं, इसी फोर्स को करने के लिए लिखेंगे पिंड पर कार्यरत बल। पिंड पर, यही पूरा डेरिवेशन है, घन विराम कोण निकाल रहे हैं। कार्यरत बल, पिंड पर कार्यरत बल। देखो पिंड पर तुमको तीन बल मिले, 1, 2 और 3। पहला क्या पिंड का भार mg। पहला क्या लग रहा है? पिंड का भार mg लग रहा है। ये देखो इसी के दो घटक मिले थे। दूसरा क्या लग रहा है? लंबवत, तल के लंबवत प्रतिक्रिया। यही जो शुरू वाला देखे उन्हीं को अच्छे से समझ में आने वाला है। तल के लंबवत प्रतिक्रिया बल। कौन सा बल? प्रतिक्रिया बल क्या होता है? कैपिटल R।
और तीसरा क्या ये घर्षण बल F। तीसरा क्या लग रहा है, घर्षण बल F। अब हम तुम लोगों से कुछ पूछने चल रहे हैं। अब एक एक को समझाओ मुझे, संतुलन की स्थिति में परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है। संतुलन की स्थिति में अगर परिणामी बल शून्य होता है तो देखो हम यहाँ काम करना शुरू कर रहे हैं। संतुलन की स्थिति के लिए, संतुलन की स्थिति में ध्यान दो, इस R को कौन बैलेंस करेगा, R के एकदम अपोजिट कौन है, mg cos थीटा। देखो R ऊपर है, उसके ठीक नीचे mg cos थीटा है, तो इस R को कौन बैलेंस करेगा, mg cos थीटा। तो अगर वस्तु संतुलन की स्थिति में है तो इसके अपोजिट जो फोर्स है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू mg cos थीटा। दूसरा फिर देखो, इस Fs के अपोजिट कौन है, एकदम ठीक, Fs के अपोजिट mg sin थीटा है। तो अगर संतुलन की स्थिति में है, मतलब ये विराम में है, तो Fs इक्वल टू क्या होना चाहिए, और Fs इक्वल टू क्या होना चाहिए, mg sin थीटा। ये संतुलन का स्थिति कहता है कि अगर कोई बल संतुलन की स्थिति में है तो उस पर परिणामी बल शून्य होगा। परिणामी बल तब शून्य होगा जब उसके जो अपोजिट फोर्स हैं वो इक्वल हो जाए। R के अपोजिट क्या लिख रहा है, mg cos थीटा, तो R इज इक्वल टू mg cos थीटा। Fs के अपोजिट कौन लग रहा है, mg sin थीटा, तो Fs इज इक्वल टू mg sin थीटा। ये हो गए। हमको निकालना क्या है, विराम कोण। तो अगर हम समीकरण एक में 2 से भाग या 2 में 1 से भाग दे दें तो देखो समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर तो देखो समीकरण 2 क्या है, Fs/R, यहाँ क्या है mg sin थीटा और इसमें क्या है mg cos थीटा। देखो mg कैंसिल, sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा होता है। यही हमारा घर्षण कोण विराम कोण आ गया, क्या Fs/R। तुम लोग ये आ गया, यही हमारा क्या होगा, विराम कोण होगा। और आगे तुम लोगों को अब हम बता दें थोड़ा सा, तुम लोग Fs इज इक्वल टू μs पढ़े हो, μs इंटू R पढ़े हो ना, ये तो बहरहाल मेरा बन गया। अब एक और फार्मूला तुम लोग पढ़े हो, Fs इज इक्वल टू μsR पढ़े हो इसी चैप्टर में। तो क्या Fs इज इक्वल टू μsR इसमें रख नहीं सकते हैं, रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे Fs इज इक्वल टू μsR रखने पर जब ये मान रखोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू Fs की जगह पर μsR हो जाएगा, बाई R से कैंसिल हो जाएगा, μs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। यही दोनों तुम्हारे विराम कोण की क्या है, समीकरण है। तो अब इन दोनों को तुम लोग और अब मेंटेन करना, ये 2 टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ना। अब इसके अगले टॉपिक को चिकने आनत तल पर पिंड की गति। अब इसके आगे जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे वो टॉपिक है तुम लोगों का चिकने आनत तल पर पिंड की गति। क्या, पिंड की गति। इस टॉपिक के साथ तुम लोगों को हम कल मिलेंगे, लेकिन इतने टॉपिक को पहले तुम लोग मेंटेन करें।